नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास की कड़ी में उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास हमारा जो टॉपिक चल रहा है, उसमें आज का हमारा विशेष टॉपिक है राजा फतेहपति शाह के बाद का शासन, जिसमें हमने फतेहपति शाह के बाद जो राज दरबार में समस्याएं उत्पन्न हुई उसको थोड़ा समझना है, और फिर राजा प्रदीप शाह तथा ललित शाह के इतिहास को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं इस सीरीज में। सबसे पहले राजा प्रदीप शाह। मैंने बताया था कि प्रदीप शाह से पहले राजा फतेहपति शाह का शासन था, और फतेहपति शाह के दरबार में नौरत्न रहते थे और एक विशाल साम्राज्य था उनका। लेकिन उसके बाद यानी फतेहपति शाह के बाद किस प्रकार उन्होंने भगाड़ी का युद्ध लड़ा और किस प्रकार गढ़वाल के कुमाऊं के राजाओं से दुधौली का संघर्ष लड़ा, ये सब कवर करने के बाद हम उसके बाद यानी फतेहपति शाह की मृत्यु के बाद किस प्रकार की परिस्थितियां गढ़वाल राज्य में उत्पन्न हुई हैं उसका जिक्र भी यहाँ पर होगा। तो हम फतेहपति शाह के शासन को शुरू करने से पहले फतेहपति शाह की मृत्यु के बाद के शासन को कवर करने वाले हैं। तो इसमें फतेहपति शाह की मृत्यु के बाद ये लाइन पहले आएगी। फतेहपति शाह का टाइम पीरियड वैसे 1717 से 1772 माना जाता है, प्रदीप शाह का। और सबसे बड़ी बात, प्रदीप शाह का शासन गढ़वाल के राज्यों में या गढ़वाल के या श्रीनगर के राजाओं में या परमार वंश के राजाओं में सबसे लंबी अवधि का टाइम पीरियड है। तो 1717 से लेकर 1772। अब प्रदीप शाह थे कौन सबसे पहले, तो ये प्रश्न यहाँ पर होगा। प्रदीप फतेहपति शाह की मृत्यु के बाद उपेंद्र शाह गद्दी पर आसीन हुए थे। यानी फतेहपति शाह के बाद पहले उपेंद्र शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उपेंद्र शाह की मृत्यु हो गई। फिर उपेंद्र शाह के बाद क्या हुआ, तो उपेंद्र शाह की कोई संतान न थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई को राजा बना दिया गया, यानी दिलीप शाह को राजा बना दिया गया। यानी फतेहपति शाह के बाद थोड़ा सा राज्य प्राप्ति करने में प्रदीप शाह को समय लगा हुआ है। फतेहपति शाह के बाद उपेंद्र शाह, और उपेंद्र शाह की मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाई दिलीप शाह को राजा बना दिया गया। परंतु दिलीप शाह की भी मृत्यु हो गई, और अब जाकर दिलीप शाह के वंशज यानी उनके पुत्र प्रदीप शाह को राजा घोषित किया गया। तो दिलीप शाह राजा बने, परंतु उनकी भी मृत्यु हो गई, जो सबसे कम समय तक शासन करने वाले गढ़वाली राजा हैं। तो दिलीप शाह के बारे में कहा जाता है कि गढ़वाल में यानी परमार वंश में सबसे कम समय तक शासन किया था उन्होंने, दिलीप शाह ने। और उसके बाद उनके पुत्र यानी प्रदीप शाह दिलीप शाह के पुत्र हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन मिले। प्रदीप शाह, अगर ऐसे प्रश्न बने, इनका सर्वाधिक समय तक शासनकाल, सर्वाधिक समय तक शासनकाल रहा है इनका। और दिलीप शाह जो इनके पिता हैं दिलीप शाह, यहीं पर दो क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें, इस वजह से हम यहीं पर कवर कर दे रहे हैं। दिलीप शाह का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा, सबसे कम समय तक, ऐसे आना था ये। तो दोनों क्वेश्चन परमार वंश से क्लियर हैं। दिलीप शाह के पुत्र हैं प्रदीप शाह, और दिलीप शाह सबसे कम समय तक, और उनके पुत्र प्रदीप शाह सर्वाधिक समय तक। और सर्वाधिक समय मतलब 1717 से 1772। ये कहानी शुरू की हमने यहाँ से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही राजा प्रदीप शाह गद्दी पर बैठ गए अंततः, तो उनका जो टाइम पीरियड है, उस समय चंदवंशी राजा कौन थे और मुगल वंश के राजा कौन कौन थे। तो प्रदीप शाह के समकालीन चंद राजाओं में जगत चंद का काल चंदवंश का स्वर्णकाल माना जाता है। देवी चंद, अजीत चंद, कल्याण चंद और दीप चंद, इतने सारे चंद राजा रहे थे प्रदीप शाह के समय। अच्छा, मुगल बादशाहों में देखा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48 तक, अहमद शाह उसका पुत्र, आलमगीर सेकंड और शाह आलम सेकंड, ये मुगल बादशाह। यानी प्रदीप शाह के समकालीन मुगल बादशाह 4 हैं, और चंद राजाओं का ये जिक्र है, ये बहुत सारे चंद राजा उसके समय। अच्छा, प्रदीप शाह से कोई खास क्वेश्चन बने हैं वो देख रहे हैं हम लोग कि क्या प्रदीप शाह ने किया अपने समय में। क्योंकि प्रदीप शाह जब गद्दी पर बैठे तो मात्र 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे, ये लिखा हुआ प्रदीप शाह 5 वर्ष के थे जब गद्दी पर बैठे। इसलिए राजमाता जिया कनक देवी प्रदीप शाह की संरक्षिका बन गई। क्योंकि राजा भी छोटे हैं तो उनकी संरक्षिका के रूप में प्रदीप शाह की राजमाता कनक देवी, ये प्रश्न पूछा है कनक देवी ने किसके समय संरक्षिका के रूप में भूमिका निभाई थी, तो प्रदीप शाह, इसलिए उनका टाइम पीरियड भी लंबा रहा। अच्छा, जब राजमाता जिया कनक देवी संरक्षिका के रूप में थी तो दरबार में डोभाल और खंडूरियों का बोलबाला था।
चूंकि बड़े बड़े मंत्री पदों पर थे और इन्हीं की चलती थी, इसलिए दरबार में थोड़ा सा अराजकता का माहौल स्थापित होने लगा। और इसके अलावा प्रदीप शाह के दरबार में जो विशेष दरबार के मंत्री वगैरह लोग थे उनके बारे में पूछता है तो प्रदीप शाह के दीवान थे रघुपति चौथा, और उनके वजीर हैं रंगी बिष्ट, और बख्शी यानी उनके सेनाध्यक्ष हैं विद्याधर डोभाल, और ज्योतिषी उनके दरबार में जयदेव बहुगुणा। डोभाल और खंडूरी का बोलबाला है दरबार में, कोई शक नहीं। इसके अलावा और जो विशेष नाम है उनके दरबार में, उनके दीवान, उनके वजीर और उनके बख्शी यानी सेनाध्यक्ष, उनका जिक्र पूछे तो रंगबिष्ट किसके वजीर थे करके क्वेश्चन आ चुका है कई बार, और रघुपति चौथा किसके दीवान थे यानी किस परमार नरेश के दीवान थे। इसके अलावा और कौन थे दरबार में, तो उनके एक प्रसिद्ध मंत्री चंद्रमणि रंगमाल का भी जिक्र हुआ है, चूँकि देहरादून के डांग के थे, जिन्हें डांग यानी देहरादून में एक मंगलेश्वर शिव मंदिर बनाया था। तो ये प्रदीप शाह के मंत्री चंद्रमणि रंगवाल। अच्छा, राजकवि प्रदीप शाह के राजकवि या धर्माध्यक्ष पूछे जो उन्हें धर्म संबंधी जानकारी देते थे, वह है मेघागर शर्मा, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है रामायण प्रदीप। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि रामायण प्रदीप किसकी रचना है, तो मेघागर शर्मा की है। और रामायण प्रदीप का मतलब प्रदीप शाह के जीवन का पूरा इतिहास है उसमें। अच्छा, खैर जब 5 वर्ष की उम्र में राजा गद्दी पर बैठे तो कनक देवी के पास संपूर्ण संरक्षण की जिम्मेदारी थी। उसी समय शादर सिंह कठैत के 5 पुत्रों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, ये कहा जाता है। और ये लोग थे कौन, गढ़वाल राज्य के विरोधी उपेंद्र शाह की कटरायण महारानी के मायके के संबंधी बताए जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि फतेहपति शाह के बाद उपेंद्र शाह गद्दी पर बैठे और लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, और बाद में उनके भाई को गद्दी पर बैठा दिया गया, दिलीप शाह को, और उसके बाद दिलीप शाह की भी मृत्यु हो गई तो दिलीप शाह के पुत्र प्रदीप शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। इससे उपेंद्र शाह की रानी वो नाराज थी। इस बात की शिकायत उन्होंने अपने मायके में कही कि उसके बाद राजा का पद उपेंद्र शाह की पत्नी का होना चाहिए था नियमानुसार, उनका ये कहना था। इसीलिए उसने अपने मायके के संबंधी को यहाँ पर आक्रमण हेतु बुलाया था, ये भी कहा जाता है इसके बारे में। तो इसलिए लिखा हुआ है कि उपेंद्र शाह की कटरायण महारानी के मायके के संबंधी बताए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि उपेंद्र शाह के बाद वो खुद गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके भाई को गद्दी पर बैठा दिया गया। खैर जो भी रहा, महारानी कनक देवी ने, जिया कनक देवी ने 5 भाइयों का पंचभैया खाल में वध कर डाला, श्रीनगर के समीप पंचभैया खाल, और उनको पराजित कर दिया। तो इससे जिया कनक देवी का मजबूत शासन का प्रमाण मिलता है। और फिर लगभग 1729-30 के आसपास प्रदीप शाह ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब प्रदीप शाह बड़े हो गए थे और शासन सत्ता उनके हाथ में आ गई। और फिर प्रदीप शाह की व्यक्तिगत जानकारी या उनके समय क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो प्रदीप शाह एक शांतिप्रिय शासक थे, और कल्याण चंद जो चंद राजा थे उस समय से संबंध सुधारने हेतु बंधु मिश्र तथा लक्ष्मीधर ओझा को मंत्री पद और उपहारों सहित अल्मोड़ा भेजा था, जिससे दोनों के मध्य संबंध सुधार आया था। ये कहा जाता है कि प्रश्न ये भी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल के जो राज्यों के बीच मतभेद चल रहा था, तो आज से नहीं, वो राजा अजयपाल के समय से चल रहा था, जब कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य वधाणगढ़ का युद्ध हुआ था। इसके बाद बलभद्र परमार के समय फिर से वधाणगढ़ का युद्ध हुआ 1581 में, और बाज बहादुर चंद ने मेदिनी शाह से श्रीनगर राज्य पर अधिकार कर लिया था, और नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया था। इस टाइप के बड़े बड़े युद्ध होते रहे। लेकिन अब वो टाइम पीरियड है जब प्रदीप शाह और चंद राजा कल्याण चंद के बीच संबंध सुधर गए हैं, और प्रदीप शाह इतना नम्र और सही राजा थे जिन्होंने संबंध सुधारने के लिए खासकर प्रयास किए थे। तो अपने 2 मंत्रियों को, बंधु मिश्र और लक्ष्मीधर ओझा को, मंत्री पद और उपहारों सहित अल्मोड़ा भेजा था, ताकि दोनों के संबंध में सुधार आए, और इसका सकारात्मक परिणाम भी हुआ, दोनों के संबंध में सुधार आ गया। और फिर इससे फायदा क्या हुआ, कहते हैं कि जब कल्याण चंद पंचम का टाइम पीरियड है, कल्याण चंद कमजोर राजा हो गया था, तो उसी समय रोहेलों ने अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया और अल्मोड़ा राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और जो कल्याण चंद पंचम है, ये अल्मोड़ा से भागकर गढ़वाल में शरण ले ली इसने, लोहवागढ़, ये देखिए लोहाब के समय गैरमांडा में चला गया वो। तो इस कहानी को ऐसे लिखा हुआ है कि 1743-44 में
प्रदीप शाह के समय अली मोहम्मद के नेतृत्व में रोहिलों का आक्रमण हुआ। मतलब ये गढ़वाल के हिसाब से तो टाइम पीरियड प्रदीप शाह का है, लेकिन रोहिलों के आक्रमण से कल्याण चंद बिना लड़ाई लड़े ही भागकर लोहबा के पास गैरमांडा जा पहुंचा। तो उन्होंने जब अल्मोड़ा पर कब्जा किया, गढ़वाल का राजा प्रदीप शाह और कुमाऊं का राजा कल्याण चंद, तो कल्याण चंद भाग गया था लोहब के समीप, गैरमांडा चला गया, लोहापड़े ने चमोली और अल्मोड़ा की सीमा पर जा बैठा और 7 महीने तक वहीं पर रहा हो। और तब तक रोहिलों ने बुरी तरह से अल्मोड़ा को छीन लिया, जीत लिया, और जो राजा कल्याण चंद था उसके साम्राज्य पर पूरी तरह से रोहिलों का अधिकार हो गया। और उसका जो विशेष मंत्री था शिवदत्त जोशी, वो अभी डोटी राज्य में एक अभियान में है। हार का एक कारण ये भी था। तो ऐसे में राजा अंतिम रूप से जब राजा नाउम्मीद हो गया तो उसने गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह से मदद मांगी और प्रदीप शाह मदद देने को तैयार हो गया। अब कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेना रोहिलों के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, तो उसे कहते हैं दूनागिरी का युद्ध। दूनागिरी युद्ध में कुमाऊं तथा गढ़वाल की संयुक्त सेना की हार होगी 1743-44। चूंकि हम इसे चंदवंश में भी पढ़ लेते दूनागिरी का युद्ध, चूंकि चंदवंश के संदर्भ में, और हम चूंकि प्रदीप शाह के से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम चंदवंश से पढ़ रहे हैं, इस वजह से चूंकि ये टॉपिक दूनागिरी का युद्ध वैसे यहाँ पर है जिक्र इसका, लेकिन फिर भी ये चंदों से संबंधित माना जाता है, क्योंकि चंदवंश की हार हुई थी उसमें। जब 1743-44 में दूनागिरी का युद्ध हुआ था, और तो उसमें कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेना ने युद्ध लड़ा था, और लेकिन इन दोनों की हार हो गई रोहिलों से। अब राजा कल्याण चंद की हार होगी तो रोहिलों ने उससे संधि कर ली, दूनागिरी की संधि, और संधि के शर्तों के परिणाम स्वरूप राजा को 3 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा। कुमाऊं नरेश से 3 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में मांगा गया रोहिलों द्वारा, और यह राशि भी प्रदीप शाह ने प्रदान की। मतलब प्रदीप शाह ने भी आश्वासन दिया कि इस 3 लाख रुपए की राशि को भी वह देने को तैयार है। और दूनागिरी 1743-44 में पहला युद्ध है जिसमें कुमाऊं तथा गढ़वाल की संयुक्त सेना ने मिलकर युद्ध लड़ा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, दूनागिरी का युद्ध कब हुआ था, पहली बार कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेना किसके खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। तो प्रदीप शाह के समय इस टाइप के कुछ प्रश्न देखने को मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा बाद में 1748 में कल्याण सिंह की जब मृत्यु हो गई कहते हैं, तो उसके बाद उसका जो सेनापति था शिवदत्त जोशी, वो डोटी राज्य से लौट चुका था, और बाद में कल्याण चंद की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दीपचंद को गद्दी पर बैठा दिया गया और संपूर्ण शक्ति शिवदत्त जोशी के हाथों में आ गई। और इस दौरान भी लगभग संबंध ठीक ठाक रहे प्रदीप शाह और, लेकिन चूंकि शिवदत्त जोशी अब राजा के सलाहकार बन गए और सर्वे सर्वा बन गए, और शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में जब कुमाऊं की शक्तिशाली होने लगी, तो ऐसे में प्रदीप शाह और शिवदत्त जोशी के मध्य थोड़ा सा संबंध में खटास आने लगी। इसका भी जिक्र कहीं पर हुआ है। तो यहाँ पर एक जो लाइन लिखी हुई है, हरिराम जोशी तथा जयराम जोशी ने शिवदत्त जोशी के शासन से रुष्ट होकर प्रदीप शाह को कुमाऊं आक्रमण हेतु प्रेरित किया। मतलब संबंध सही होने के बावजूद भी शिवदत्त जोशी के शासन के खिलाफ हरिराम जोशी और जयराम जोशी द्वारा प्रदीप शाह से मदद मांगी जा रही है या उनको प्रेरित किया जा रहा है। तो पुराने युद्धों को ध्यान में न रखते हुए या इनके प्रभाव में आकर, हरिराम जोशी और जयराम जोशी के प्रभाव में आकर राजा प्रदीप शाह ने भी कुमाऊं पर आक्रमण करने का प्रण किया या निश्चय किया। तो तामाचौन, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल की सीमा पर नामक स्थान पर कुमाऊं तथा गढ़वाल के मध्य युद्ध हो गया, जबकि संबंध सब ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन प्रदीप शाह की हार होगी और प्रदीप शाह को हारना पड़ा और लास्ट में से संधि के लिए विवश होना पड़ा। तो मतलब ये सब होने के बावजूद भी शिवदत्त जोशी के समय और राजा दीपचंद के समय प्रदीप शाह की हार हुई। अच्छा, इतिहास की काफ़ी गहराई से उठाई गई चीज़ें हैं ये सब। अच्छा, उसके अलावा प्रदीप शाह के बारे में और जो क्वेश्चन बने हैं कि मौलाराम तोमर, मौलाराम जो कि चित्रकार हैं श्रीनगर के, को राजाश्रय प्राप्त था इनके दरबार में, उनको राजाश्रय प्राप्त था, इनके दरबार में रहते थे। और मौलाराम ने राजा का रूप चित्र बनाया। तो मौलाराम ने किस परमार वंश के राजा का रूप चित्र बनाया अगर पूछता है तो प्रदीप शाह। इसके अलावा प्रदीप शाह के प्रश्न, प्रदीप शाह ने देहरादून में सिख मंदिर बनाने के लिए या सिख मंदिर बनाने हेतु धामावाला, मियाँवाला और पंडितवाड़ी तथा भूपत ग्राम, ये 4 गांव भेंट किए थे। देहरादून में सिख मंदिर बनाने या सिख गुरुद्वारा बनाने हेतु 4
गांव धामवाला, मियांवाला, पंडितवाड़ी और भूपतवाला ग्राम किसने भेंट की थी? तो प्रदीप शाह ने। इसके अलावा प्रदीप शाह के बारे में कुछ और प्रश्न कि उसने मोनाशाही तिमसा मुद्रा चलाई थी। किस गढ़वाल नरेश ने मोनाशाही तिमसा मुद्रा चलाई थी? क्वेश्चन भी पूछ दिया गया अभी। तो प्रदीप शाह ने। और क्या किया? प्रदीप शाह ने देहरादून यानी दून की राजधानी नवादा से धामूवाला बना दी थी। अब राजधानी नवादा को राजधानी महारानी कर्णावती ने बनाया था अपने समय में। चूंकि दून घाटी पर बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, खासकर शाहजहां के समय, तो इसलिए उन आक्रमण से बचने के लिए नवादा राजधानी बनाई गई और करणपुर नामक शहर बसाया गया। और लेकिन अब प्रदीप शाह के समय राजधानी धामूवाला स्थानांतरित हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न। और क्या क्या घटना है? जब दून घाटी की राजधानी धामूवाला बना दी गई, उसके बावजूद भी आक्रमण रुके नहीं। ये रोहिला आक्रमण को देखते हुए राजधानी परिवर्तन करना पड़ा था। और फिर 1757 में रोहिला सरदार नजीब खां ने दून घाटी पर अधिकार कर लिया था और 1770 तक दून घाटी पर नजीब-उद-दौला का ही अधिकार रहा। मतलब उसके बाद दून घाटी को खोना पड़ा राजधानी परिवर्तन करने के बावजूद भी। और उसकी मृत्यु के बाद में नजीब-उद-दौला की मृत्यु हो गई, यानी रोहिला सरदार की। उसका पुत्र जीविता खां ने गढ़वाल छीन कर गढ़वाल का हिस्सा बना दिया। मतलब इसको जीविता खां के समय राजा ने, प्रदीप शाह ने फिर ले लिया अपना हिस्सा। तो मतलब चलता रहा। कभी वो रोहिला सरदार नजीब खां के पास रहा, या जिसे हम नजीब-उद-दौला भी कहते हैं। बाद में उसका पुत्र आ गया जीविता खां, तो जीविता खां के समय वो चला गया, यानी वो हिस्सा गढ़वाल का हो गया। और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, ललित शाह के समय भी और फिर आगे जयकीर्ति शाह के समय भी। तो खैर ये था प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह से जो विशेष क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले, एक तो मोनाशाही तिमसा नामक मुद्रा चलाई उसने। दूसरा, प्रदीप शाह परमार वंश का सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाला राजा है और प्रदीप शाह के पिता सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाले राजा हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि प्रदीप शाह और गढ़वाल नरेश कुमाऊं के नरेश कल्याण चंद्र पंचम के समय संबंध ठीक ठाक हो गए थे और दोनों ने मिलकर रोहेलों के खिलाफ धूनागिरी का युद्ध लड़ा। ये बड़ी घटना थी। और इसके दरबार में रंगबिष्ट रघुपति चौथा और उसके जो वजीर हैं वो रहते थे। मौलाराम ने उसका रूप चित्र बनाया था। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले। और दून की राजधानी को नवादा से धामूवाला बना दिया था। और जो विशेष क्वेश्चन देखने को मिले कि वो 5 साल की उम्र में गद्दी पर बैठी, तो उनकी राजमाता शासन संभालती थी, संरक्षिका थी। और उसी समय पंच भैया खाल में उनकी माता जिया कनक देवी ने 5 भाइयों का वध किया था, यानी वो जो शादर सिंह कठैत के 5 पुत्र माने जाते हैं, उनके विरोधी। अच्छा, उनके राजकवि कौन थे? तो मेघाकर शर्मा। और उनकी महत्वपूर्ण किताब रामायण प्रदीप। और चंद्रमणि रंगवाल किसका मंत्री था? तो प्रदीप शाह का। तो ये सब प्रश्न में देखने को मिले। तो एक अच्छा सा टॉपिक था। इसके बाद हम आगे कड़ी में जा रहे हैं, ललित शाह। उसके बाद राजा 1772 में ललित शाह गद्दी पर बैठ गए। प्रदीप शाह के बाद उनका पुत्र ललित शाह गद्दी पर बैठा। आप देखिए क्या प्रश्न बने ललित शाह से। ललित शाह से संबंधित जानकारी अगर चाहिए तो मौलाराम के ग्रंथ गढ़ राजवंश काव्य से मिलती है। क्योंकि मौलाराम सक्रिय हो चुके हैं, प्रदीप शाह के दरबार में थे, रूप चित्र भी बनाया था। और उसके बाद अब मौलाराम का टाइम पीरियड शुरू हो गया है। मौलाराम के पिता मंगतराम थे, जिन्होंने श्रीनगर राज दरबार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, फतेहपति शाह और उससे पहले। लेकिन अब मौलाराम। अच्छा, ललित शाह की जानकारी उसकी 2 मुद्राओं से भी मिलती है। ललित शाह की अपनी 2 मुद्राएं भी हैं जो आज भी लखनऊ संग्रहालय में उपलब्ध हैं राजा के बारे में। अब उसके समय की उपलब्धियां या जो भी घटनाएं घटी हैं वो सब आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर सिखों का दून घाटी पर आक्रमण। मैंने कहा था कि पंजाब हिमाचल की सीमाओं से सिखों का दून घाटी पर बार बार आक्रमण होता रहता था। 1775 और 1778 में 2 बार सिखों ने दून घाटी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। क्योंकि दून घाटी संपन्न माना जाता था, तराई से लगा हुआ क्षेत्र था ये, और दून की समृद्ध घाटी को उजाड़ दिया था। यानी सिखों ने 2 बार 1775 और 78 में दून घाटी पर आक्रमण किस परमार नरेश के समय किया था? तो ललित शाह। तो ललित शाह के समय की एक महत्वपूर्ण घटना कि दून घाटी पर सिखों का 2 बार आक्रमण। अच्छा, उसके बाद सिरमौर राज्य। सिरमौर का जिक्र पहले भी हो ही चुका है, चूँकि हिमाचल से लगा हुआ हमारा सीमावर्ती क्षेत्र था। 1779 में ललित शाह द्वारा सिखों के सिरमौर पर आक्रमण किया गया। चूँकि सिरमौर राज्य से बार बार आक्रमण होते रहते थे, तो अंततः ललित शाह ने सिखों के सिरमौर राज्य पर आक्रमण कर दिया और बैराटगढ़, जिसे हम विराटगढ़ भी कहते हैं इतिहास में, को जीतकर कालशी पर धावा बोल दिया।
विराटगढ़ को जीत लिया और कालसी वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। परंतु कालसी की सेना के समक्ष गढ़वाली सेना को पराजित होना पड़ा। बाद में राजा की हार हो गई और उसे पीछे लौटना पड़ा, भागना पड़ा और बाद में संधि करनी पड़ी। लेकिन ललित शाह को काफ़ी आर्थिक, मतलब इस दौरान ललित शाह को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई सिरमौर राज्य के खिलाफ लड़ते हुए 1779 में 1779 में। शुरुआत में उसकी जीत हो रही थी, लेकिन बाद में उसे कालसी की सेना के समक्ष हारना पड़ा और फिर संधि करनी पड़ी। अच्छा, कुमाऊं से क्या संबंध रहा राजा ललित शाह का? मैंने कहा था कि कुमाऊं का राजा जब कल्याण चंद पंचम था तो उसके समय वहाँ पर रोहिलों ने आक्रमण कर दिया, अल्मोड़ा उनके अधिकार में चला गया। बाद में उसका जो राजमंत्री था शिवदत्त जोशी, वो डोटी राज्य से वापस लौटा। उसने किसी भी प्रकार यहाँ से रोहिलों को भगाया, बाराखेरी के दुर्ग से रोहिलों का अंत करवाया और फिर शिवदत्त जोशी ने कल्याण चंद के पुत्र दीपचंद को गद्दी पर बैठाकर सिंहासन अपने हाथ में ले लिया। मतलब वो शक्तिशाली हो गया, संरक्षक बन गया। वही कहानी आगे को बढ़ेगी। 1764 में शिवदत्त जोशी की मृत्यु के बाद कुमाऊं दरबार षड्यंत्र का केंद्र बन गया। अब शिवदत्त जोशी जो कि सब कुछ संरक्षक के रूप में था दीपचंद की, और लेकिन 1764 में उसकी मृत्यु हो गई। और दीपचंद जो कि राजा था कुमाऊं का, इसमें दीपचंद और उसके 2 पुत्रों की हत्या करके मोहनचंद ने, और अल्मोड़ा की गद्दी मोहनचंद ने प्राप्त कर ली थी। अल्मोड़ा में इस समय अराजकता का माहौल था। कहते हैं कि मोहनचंद ने दीपचंद को कैद कर लिया था और उसकी पत्नी श्रृंगार मंजरी को भी कैद करके डीडीहाट के कुख्यात कारागार में डाल दिया था। ऐसे में सारी शक्ति मोहनचंद ने अपने हाथ में ले ली, और तो जोशी बंधु यानी हर्षदेव जोशी और उसके भाई इस मोहनचंद की नीति के खिलाफ थे। तो मजबूर होकर उन्होंने डोटी राज्य की शरण मांगी, वहाँ से सहायता मांगी, लेकिन उन्हें सहायता नहीं मिली। तो अंत में शिवदत्त जोशी के 2 पुत्र यानी हर्षदेव जोशी और जयानंद जोशी ने गढ़वाल के राजा ललित शाह से मदद मांगी। तो यही कहानी इस पर लिखी हुई है कि हर्षदेव जोशी ने राजा को प्रलोभन दिया, ललित शाह से संपर्क किया। ये लाइन यहाँ पर आएगी। शिवदत्त जोशी के पुत्र हर्षदेव जोशी और जयानंद जोशी उनके साथियों ने मोहनचंद द्वारा राजगद्दी से अपराध यानी मोहनचंद ने जो अराजकता कर दी थी अल्मोड़ा में, उसके खिलाफ ललित शाह से संपर्क किया और उसे यह प्रलोभन दिया कि मोहनचंद के स्थान पर उसके पुत्र यानी अगर वो गढ़वाल का राजा मदद करता है चंद राज्य की यानी हर्षदेव जोशी की, तो ललित शाह के पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बना दिया जाएगा। परिणामतः ललित शाह ने सैनिक सहायता प्रदान कर दी। कुल मिला के ललित शाह ने हर्षदेव जोशी के कहने पर मोहनचंद के खिलाफ सेना भेज दी है, इस उम्मीद से कि भविष्य में उसके पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा का राजा बनाया जाएगा। अच्छा, अब होगा बग्वाली पोखर का युद्ध। बग्वाली पोखर अभी वर्तमान में अल्मोड़ा में है, लेकिन ये सीमावर्ती क्षेत्र हुआ करता था, चमोली से लगा हुआ क्षेत्र और फिर पौड़ी गढ़वाल से लगा हुआ क्षेत्र। तो बग्वाली पोखर का युद्ध 1779 में कुमाऊं में मोहनचंद का राज है और उसके षड्यंत्र या उसके जो नीतियां थी उसके खिलाफ हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के राजा ललित शाह से मदद मांग रखी है। तो ललित शाह ने बग्वाली पोखर के युद्ध में मोहनचंद को पराजित कर दिया और अल्मोड़ा पर जोशी बंधु का अधिकार हो गया, क्योंकि जोशी बंधु के कहने पर ये सब हो रखा था, हर्षदेव जोशी के कहने पर अंततः अल्मोड़ा पर उसका अधिकार। अब फिर मोहनचंद और उसका भाई लाल सिंह जो कि सेनापति था, लालचंद या लाल सिंह के साथ रामपुर के नवाब फैजुल्लाह की शरण में चला गया। तो मोहनचंद और उसका भाई लाल सिंह वो तो दोनों रामपुर की तरफ चले गए, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता निकल गई थी और भविष्य में इस उम्मीद के साथ है कि फिर से वो अल्मोड़ा वापस लौटेंगे और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। लेकिन अल्मोड़ा पर अब सत्ता हर्षदेव जोशी यानी हर्षदेव जोशी के हाथ में, जिन्हें कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। तो हर्षदेव जोशी ने ललित शाह के पुत्र को कुमाऊं का राजा बना दिया, जिन्होंने 1779 से लेकर 86 तक कुमाऊं पर अधिकार कर दिया। चूंकि ललित शाह के साथ हर्षदेव जोशी ने वादा किया था उसके पुत्र को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया जाएगा, जैसे उसके पुत्र को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाने का प्रश्न आया तो अल्मोड़ा की जनता ने इसका विरोध किया। ऐसे में हर्षदेव जोशी ने जो दीपचंद यानी जो अल्मोड़ा का मूल राजा था, जिसको अभी डीडीहाट के कुख्यात कारागार में डाला गया था अंधा करके, उससे लिखवा लिया कि दीपचंद अपना दत्तक पुत्र घोषित कर देगा प्रद्युम्न शाह को, इसलिए प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा दिया गया था। अन्यथा अल्मोड़ा में इसका विरोध होता।
जब ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं के चाणक्य हर्षदेव जोशी के संरक्षण में राजा बनाकर वापस लौट रहे थे श्रीनगर, तो घनाई गिवाड़ दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण, ये भी प्रश्न पूछा है किस परमार राजा की मलेरिया की मृत्यु हुई थी। 1780 में राजा ललित शाह की मृत्यु हो गई। और बाद में ललित शाह के 4 पुत्रों में यानी जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह, इनमें आपस में विवाद हुआ और जयकीर्ति शाह चूंकि बड़े थे और उनको गद्दी पर बैठा दिया गया। मतलब 1780 में ललित शाह की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्रों में खासकर प्रद्युम्न शाह, जो कि अल्मोड़ा की गद्दी पर प्रद्युम्न चंद के नाम से बैठा हुआ है, और सबसे बड़ा पुत्र जयकीर्ति शाह में विवाद हो गया। और उसके बावजूद भी श्रीनगर का राज्य जयकीर्ति शाह, जो कि बड़े पुत्र थे, उनको दे दिया गया और अल्मोड़ा में अभी उनका पुत्र प्रद्युम्न शाह गद्दी पर बैठा हुआ है। अब संघर्ष होगा, मोहनचंद जयकीर्ति शाह के मध्य आपस में मित्रता हो जाएगी और प्रद्युम्न शाह, जो कि प्रद्युम्न चंद के नाम से अल्मोड़ा का राजा है, और उसके साथ हर्षदेव जोशी और उसका भाई पराक्रम शाह एक साथ है। इसी को लेकर आने वाला संघर्ष यानी जयकीर्ति शाह के समय चलता रहेगा। और कुल मिला के ललित शाह के बाद उसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र जयकीर्ति शाह गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके अपने भाई और अल्मोड़ा के राजा प्रद्युम्न शाह से संघर्ष है। इसीलिए वो अल्मोड़ा के जो विद्रोही राजा है अभी मोहनचंद, उससे मित्रता बढ़ाएगा ताकि प्रद्युम्न, लेकिन इसके बावजूद भी प्रद्युम्न शाह ने यानी प्रद्युम्न चंद ने बार बार श्रीनगर को लूटा था और श्रीनगर राज दरबार को कई बार लूटने की वजह से इस घटना को इतिहास में जोशाणी कांड के नाम से जाना जाता है। तो आज की हमारी विशेष क्लास प्रदीप शाह और ललित शाह तक सीमित थी। इस कड़ी में हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने जा रही है और अंतिम पंवार वंश की जो ये क्लास है जो होगी, वो होगी राजा जयकीर्ति शाह और उसके बाद अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह तक ही यानी 1804 तक जब गढ़वाल पर गोरखा राज स्थापित हो जाएगा, उसी समय परमार वंश यानी गढ़वाल में श्रीनगर में परमार वंश का अंत हो जाएगा। और प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह गोरखा राज स्थापित होने के बावजूद भी इसका विरोध करते रहेंगे और फिर 1815 के बाद इस परमार राज्य को हम टिहरी राज्य के रूप में जानने लगेंगे और सुदर्शन शाह टिहरी के पहले राजा घोषित किए जाएंगे अंग्रेजों के द्वारा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।